नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है प्रकाश संश्लेषण के इन वीडियोज़ की श्रृंखलाओं में। पिछले वीडियो तक हमने केल्विन चक्र यानी C3 चक्र का पूरा विस्तार से वर्णन किया था और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि केल्विन चक्र या C3 चक्र जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी संसार के सभी पादपों में कार्बन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो केल्विन चक्र ही थी। इस केल्विन चक्र में आपको मैंने बताया था कि रूबिस्को एंजाइम मुख्य रूप से कार्बोक्सिलीकरण करने वाला एंजाइम है और रूबिस्को का पूरा नाम हमने आपको बताया था कि पूरा नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी वो कार्बोक्सिलीकरण भी कर सकता है और ऑक्सीजनीकरण भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। ठीक है, यानी ये रूबिस्को RUBP जो कि केल्विन चक्र का प्रथम CO2 ग्राही था, उसमें उसका प्रधान कार्य तो CO2 जोड़ना है, परंतु जब कभी भी ऑक्सीजन उसे मिलती है तो वह ऑक्सीजन भी जोड़ देता है। इसके कारण से हरित लवक में श्वसन की भांति एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके लिए नाम है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, इस प्रकाश श्वसन में कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे श्वसन में होता है वैसे श्वसन मूलतः ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण होता है, CO2 और जल मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे श्वसन की भांति भोजन का ऑक्सीकरण तो हो जाएगा, CO2 भी मुक्त हो जाएगी, परंतु ATP नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी। इस एक प्रकार से भोजन भी जल गया और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। इसलिए ये एक नष्टकारी क्रिया है जो केल्विन चक्र की उत्पादकता को कम कर देती है। इस संबंध में आज हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन का। और इससे बचने के लिए प्रकृति में नए प्रकार के पादपों का विकास हुआ जिनको C4 पादप कहते हैं। और C4 पादपों में प्रकाश श्वसन से बचने के लिए विशेष प्रकार की आंतरिक संरचना होती है जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। इन दोनों का वर्णन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले फोटो रेस्पिरेशन पर चलते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था वारबर्ग, उसने एक प्रभाव की व्याख्या की, इसलिए उसके सम्मान में नाम दे दिया वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट यह है कि वारबर्ग ने शैवालों में अपने अध्ययन के दौरान पाया कि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आना, ये वारबर्ग प्रभाव है। ठीक है, ये लिखा है जैसे In plant physiology, the Warburg effect is the decrease in the rate of photosynthesis due to high oxygen concentrations. ठीक है, डिक्रीज इन द रेट यानी दर में कम हो जाना। किसकी दर में? प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाना। क्यों? ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाना वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है। अब ये वारबर्ग इफेक्ट क्यों होता है? ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है? इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अनुसंधान किए और बाद में निष्कर्ष निकला कि ऑक्सीजन की उस सांद्रता में प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, और अभी प्रकाश श्वसन का मैंने बताया था आपको, श्वसन की भांति है। CO2 रिलीज होगी, कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ATP नहीं बनेगी, है ना। तो उसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब इसका प्रकाश श्वसन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश श्वसन, ये प्रकाश श्वसन मेन दिक्कत है इस रूबिस्को की।
इस रुबिस्को का काम है RuBp में CO2 जोड़ना, और हमने देखा केल्विन चक्र में जब RuBp में CO2 जुड़ता है तो 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं इनके, ठीक है। लेकिन CO2 की निम्न सांद्रता हो और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता हो तथा उच्च प्रकाश तीव्रता हो, 3 स्थितियां हो गई कि CO2 कम हो, CO2 कम हो इसके साथ में जोड़ लेते हैं, या हम कहें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और उच्च प्रकाश तीव्रता लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश बहुत तेज हो, यानी प्राय दोपहर का समय हम मान सकते हैं, दोपहरी के समय में उच्च प्रकाश तीव्रता होती है प्राय उस स्थिति में। इस रुबिस्को की बंधुता CO2 की तुलना में ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। रुबिस्को को CO2 की तुलना में ऑक्सीजन के साथ बंधुता इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब CO2 कम है और उच्च प्रकाश तीव्रता है तब रुबिस्को क्या करता है, RuBp में ऑक्सीजन जोड़ देता है। ऑक्सीजन जोड़ देता है तब एक अणु 3PGA बनता है और एक अणु बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। टू फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें 2 कार्बन, कुल 5 कार्बन हो गए, 2 कार्बन 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में और 3 कार्बन 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड में। कब हो रहा है ये, जब ये ऑक्सीजन को जोड़ देता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है तब, ठीक है। अब ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल जो है पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से होते होते वापस आएगा इधर, यानी 3 कोशिकांगों में संपन्न होने वाली क्रिया है। हरितलवक में तो शुरू हुई, फिर पेरोक्सीसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम से फिर हरितलवक। इस दौरान 25% CO2 रिलीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की भांति क्रिया है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो और प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को इकट्ठा करके ग्लूकोज बना रहे थे। तो ये जितनी CO2 इकट्ठा कर रहे थे उससे 25% CO2 निकल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उत्पादकता में कमी हो जाती है, 25% उत्पादकता कम होगी, जितना भोजन बनना था वो कम। ये सब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए नाम फोटो। श्वसन की जैसी क्रिया है कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण, इसलिए रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रथम स्थायी उत्पाद इसका प्रथम उत्पाद एक है 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलेट बोल सकते हैं आयन के रूप में, तो इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। और इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट या 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल, ठीक है। ये विभिन्न इसके नाम हुए। इसका पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लाभ भी इसकी हानियाँ भी है। हानि मैंने तो अभी हानि का उल्लेख तो कर ही दिया आपको कि 25% CO2 जो भोजन के रूप में बन रही थी वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है क्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक, दूसरा पेरोक्सीसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, 3 कोशिकांगों में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू से चलते हैं, अभी जो इसे आपको दिखाया था वही कि ये RuBp 5 कार्बन वाला प्रथम CO2 ग्राही, ये रुबिस्को, इसमें जुड़ना चाहिए CO2, लेकिन ये किसको जोड़ रहा है, O2 को। कब जोड़ रहा है,
जब CO2 की सांद्रता कम हो, O2 की सांद्रता उच्च हो और साथ में प्रकाश तीव्रता भी उच्च हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया O2 जुड़ती है तब एक अणु तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और एक अणु बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, जिसको आयन के रूप में मैंने ग्लाइकोलेट लिख दिया, एक ही अर्थ है। इसको भी हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट लिख सकते हैं, ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट लिख सकते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए। कार्बन देखो 5 हो गए, 3 और 2 5। यदि सिर्फ CO2 जुड़ता तो 2 अणु इसके बनते, 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बनते। ठीक है, ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट अपना फॉस्फेट त्याग कर ग्लाइकोलेट के रूप में पेरोक्सीसोम में चला जाता है, या ग्लाइकोलिक एसिड के रूप में पेरोक्सीसोम में चला जाता है। ठीक है, और इसी ग्लाइकोलेट के नाम पर फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट साइकिल, 2 कार्बन का होने के कारण से C2 साइकिल भी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया हम लोग पूरी वर्णन कर रहे हैं, इसका पूरा वर्णन किया था डेकर और टीओ ने, डेकर और टीओ, और इसलिए इस साइकिल का एक और नाम हो गया डेकर टीओ साइकिल, डेकर टीओ साइकिल। ठीक है, अब और मध्यवर्ती बनेंगे, उनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि इससे H2O2 अलग होता है और H2O2 अलग होने के कारण से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट पेरोक्सीसोम में हो रहा है। ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो यहाँ से ग्लाइसिन, यही ग्लाइसिन बनता है पेरोक्सीसोम में, और ये ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर सीरीन का एक अणु बनाते हैं, सीरीन, ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर सीरीन का एक अणु बनाते हैं। अब देखो, ग्लाइसिन के 2 अणु मतलब 4 कार्बन और सीरीन का एक अणु मतलब 3 कार्बन, तो 4 कार्बन वाला यौगिक मिलकर 3 कार्बन वाला यौगिक बना रहा है। इसका मतलब CO2 एक निकलेगी, CO2 और अमोनिया निकलती है, यहाँ पे CO2 निकल गई। ये CO2 25% के तुल्य है, हो गई। 4 कार्बन थे, 4 में से 1 कार्बन निकल गया तो 1/4 निकल गया। तो जितना भोजन बनना था उसका 1/4 भाग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में छूट गया। श्वसन में भी माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे श्वसन का, तब देखेंगे कि CO2 का जो विमुक्ति है वो प्रकाश जो श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये सीरीन के रूप में ही वापस आ जाता है पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम में ही आता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के रूप में, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के रूप में। ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड इस पेरोक्सीसोम में ग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है, ग्लिसरिक अम्ल में। ये ग्लिसरिक अम्ल आ जाता है वापस हरित लवक में, और हरित लवक में ग्लिसरिक अम्ल ATP से फॉस्फेट लेकर बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये ग्लिसरिक अम्ल इधर आया, ग्लिसरेट लिखा है, बात एक ही है, ग्लिसरिक अम्ल। ग्लिसरिक अम्ल और 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में फॉस्फेट का अंतर है, वो फॉस्फेट का अंतर कहाँ से आता है? ATP से। तो ATP बनना तो दूर, ATP खर्च और हो रही है, खर्च और हो रही है। तो वैसे घूमकर वापस वैसे 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बन गए, लेकिन इस निर्माण के दौरान ये CO2 निकल गई इधर, और यही दिक्कत है इस प्रकाश श्वसन में। ये 3PGA आपको पता ही है, केल्विन चक्र में जाता है, C3 चक्र जिसको बोलते हैं, जिसमें भोजन बनता है और वापस RUBP बनता है। ठीक है, ये संपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश श्वसन की। वर्णन करता डेकर टीओ, अन्य नाम C2 साइकिल, अन्य नाम ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, नष्टकारी क्रिया भी बोलते हैं इसको।
नष्टकारी क्रिया। नष्टकारी क्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें श्वसन की भांति कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो गई, लेकिन एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित नहीं हुई। और कितनी CO2 निकली? 25% के तुल्य, कार्बन स्थिरीकरण जितना होना था उसके कारण से। तो इसके हानि क्या हुई प्रकाश श्वसन से? हानि ये हुई कि जितना भोजन बनना चाहिए था केल्विन चक्र में, उतना भोजन बनता नहीं, उससे कम मात्रा में भोजन बनता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन ये क्रिया उनके लिए ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? हमने जैसे उल्लेख किया, ये क्रिया कब हो रही है? जब CO2 कम हो। CO2 को हम लोग रॉ मटेरियल है इसका, भोजन का, और उच्च प्रकाश तीव्रता हो। लाइट इंटेंसिटी हाई हो, तब ये क्रिया होती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी समझेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से कि अभी भी बहुत घरों में चूल्हे में भोजन बनाया जाता है। लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी है, और उस गाय के गोबर की जो ईंधन बनता है, उपले जो बनते हैं, उनसे भोजन बनाया जाता है ना। तो कई बार क्या होता है कि ईंधन ज़्यादा दे दिया जाता है चूल्हे में, ये हो गया उच्च प्रकाश तीव्रता। और भोजन जितना बनाना था, यानी आटा जितना गूंथा हुआ था, उससे रोटियां सब बन गई, ये CO2, आटा कम पड़ गया। ठीक है, आटा कम पड़ गया, यानी इन खाद्य जो भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल था वो कम है, और उसमें ईंधन ज़्यादा दे दिया। अब वो एक्स्ट्रा जो ईंधन है वो क्या करेगा? वो पूर्ण रूप से उस चूल्हे पर जो बर्तन है उसको खराब करेगा, उसको गर्म करता जाएगा, गर्म करता जाएगा उसको, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं घर वाले कि उस अतिरिक्त ईंधन का सदुपयोग कर लेते हैं अन्य चीज़ों में। सर्दी का समय है तो ऊपर एक देग भर के रख देंगे पानी की, ताकि पानी गर्म हो जाएगा उससे, ठीक है। या कोई अन्य कार्य उसमें कर लिया जाएगा, दूध गर्म करके रख लिया, या दूध का उसके ऊपर रख दिया, बर्तन रख दिया, अपने आप धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। तो उस एक्स्ट्रा जो लाइट है उसका डाइवर्सिफाई कर देते हैं उसको। एक जगह जो कंसंट्रेट हो रहा था उसको बांट दिया, ताकि वो उस चूल्हे को और एक पर्टिकुलर बर्तन को ख़राब नहीं करे। वही चीज़ इधर हो रही है। ये ईंधन ज़्यादा था और ये आटा कम था। पूरी प्रकाश की तीव्रता क्लोरोप्लास्ट पर कंसंट्रेट थी। ऐसी स्थिति में क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह हैं, उनका फोटो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन हो सकता था, प्रकाश ऑक्सीकरणीय क्षति हो सकती थी। उससे बचने के लिए उस लाइट एनर्जी जो एक क्लोरोप्लास्ट पर कंसंट्रेट हो रही थी, उसको डाइवर्ट कर दिया गया अन्य कोशिकांगों में कर दिया, ताकि इसके विभिन्न अवयव प्रकाश ऑक्सीकरण क्षति से बच सके। तो ये आवश्यक भी हो गया था, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में भोजन की बर्बादी भी हुई। अब इससे बचने के लिए प्रकृति ने नए प्रकार के पादप बना दिए, जिसको C4 पादप कहते हैं, ठीक है। इसका श्रेय अलग अलग किताब में अलग अलग है। ज़्यादातर किताब में कोर्टसचेक को जाता है। कोर्टसचेक ने गन्ने में, और एक क्रोटलोव नाम के वैज्ञानिक ने मक्के में प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के दौरान पाया कि उनमें जो कार्बन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, वो 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल न होकर 4 कार्बन वाला होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ज़्यादातर में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या हम कह सकते हैं 4 कार्बन वाला अम्ल होता है, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उनमें पहला स्थायी उत्पाद 4 का, बाकी सब में 3 के मिल रहे थे। इसलिए कहते हैं C4 पादप की खोज का श्रेय उन 2 वैज्ञानिकों को जाता है। ज़्यादातर किताब में सिर्फ कोर्टसचेक का उल्लेख है।
ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि C4 पादप में ऐसी क्या विशेषता है कि उनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। तो उनमें एक विशेष प्रकार की आंतरिक संरचना है उनकी पत्तियों में, उसके लिए नाम है क्रेन्स एनाटॉमी। उसके लिए नाम है क्रेन्स एनाटॉमी। यहाँ पे क्रेन्स किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्रेन्स का शाब्दिक अर्थ है रीथ, WREATH। रीथ मतलब जैसे किसी माला की मोती होते हैं, वो एक दूसरे के पास पास गुंथे हुए रहते हैं, उस व्यवस्था क्रम को रीथ, उस को जर्मन भाषा में क्रेन्स बोलते हैं। तो C4 पादपों में भी ऐसा है कि संवहन पूल के चारों ओर, जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर बड़ी बड़ी गोल गोल कोशिकाएं होती है। इनको पूलाच्छद या बंडलाच्छद कोशिकाएं कहते हैं। हिंदी में बंडलाच्छद या पूलाच्छद, अंग्रेजी में बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल कहते हैं, बड़े वगैरह। और इनकी व्यवस्था किसी माला में मोती की भांति व्यवस्थित रहती है, इसलिए इसका नाम है क्रेन्स एनाटॉमी। ये C4 पादपों में ऐसा व्यवस्था होती है। ठीक है, एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं आपको। ये एक C4 पादप का की पत्ती की आंतरिक संरचना का सूक्ष्मदर्शीय चित्र है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो लाल रंग से मैंने बाउंड्री बनाई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। ये भी प्रकाश संश्लेषण करेंगी और बाकी सामान्य पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मीजोफिल सेल्स। बंडलाच्छद कोशिकाएं जाइलम फ्लोएम को घेरे रखती है। जाइलम फ्लोएम को एक साथ में हम लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक आवरण है, शीत है, आच्छद है, एक कवर है, इसलिए बंडलाच्छद कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, एक और चित्र यहाँ पे भी ये बंडलाच्छद कोशिका दिख रही है, बड़े आकार की है। ठीक है, ये बाकी तो पर्णरंध्र वगैरह दिखाई गए हैं। ये एक और चित्र जियामेज, जियामेज मक्के का नाम है, और मक्के में ये बड़ी बड़ी बंडलाच्छद कोशिकाएं, और ये अंदर जाइलम फ्लोएम है, इसको लिखा है वेस्कुलर बंडल, बंडल शीथ विथ क्लोरोप्लास्ट, इनमें हरितलवक है, और बाहर जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन और वो सामान्य पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। अब ऐसी व्यवस्था में फायदा क्या हुआ, किस प्रकार से इनमें प्रकाश श्वसन से बचने के लिए क्या अनुकूलन हुआ, तो वो देखते हैं। एक टेबल के द्वारा आपको मैं दिखाता हूँ कि बंडलाच्छद कोशिकाएं और पर्ण मध्योतक कोशिका C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल मीजोफिल सेल्स हैं C3 में। C4 में बंडलाच्छद और मीजोफिल सेल्स दोनों हैं, दोनों हैं, दोनों हैं। अब दोनों है तो इसमें क्या हुआ, बंडलाच्छद कोशिकाओं में जो हरितलवक हैं वो बड़े हैं आकार में, और इनमें छोटे आकार के, सामान्य आकार के हरितलवक पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल में जो हरितलवक है वो सामान्य आकार के, नॉर्मल जो होते हैं वैसे, इनमें बड़े आकार के हरितलवक होते हैं। इससे ज़्यादा विशेषता ये दो है कि बंडलाच्छद कोशिका में जो हरितलवक है उनमें ग्रेना नहीं है, ए ग्रेनल लिखा है, क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल, बिना ग्रेना वाले हरितलवक है। जबकि पर्ण मध्योतक कोशिका तो वैसे ही जो C3 में वैसी की वैसी है, वैसी वैसी है, तो उनमें ग्रेना युक्त है। ए ग्रेनल है मतलब सिर्फ ग्रेना नहीं है, लेकिन स्ट्रोमा पटलिकाएं ज़रूर है, वो लंबे लंबे थाइलेकोइड ज़रूर है जो ग्रेना को जोड़ रहे थे। अब ग्रेना नहीं है लेकिन वो लंबे लंबे फीते ज़रूर है, जिनमें PA2 और NADP+ रिडक्टेज नहीं था, वो स्ट्रोमा लेमेली ज़रूर है। ठीक है, यानी उनमें चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण हो सकता है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण इनमें नहीं हो सकता।
बंडल आच्छादित कोशिकाओं में अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण नहीं होगा। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी और रुबिस्को यहाँ पे है, रुबिस्को यहाँ पे है। इनमें हरित लवक ग्रेना युक्त है, इसका मतलब अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण करेंगे ये पर्णमध्योतक वाली कोशिकाएं, ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन यहाँ पे रुबिस्को नहीं है। प्रकाश श्वसन से बचाने का तरीका ये था, दो कंडीशन थी, CO2 कम हो या ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और एक प्रकाश तीव्रता उच्च हो। उच्च प्रकाश तीव्रता का तो कोई उपाय नहीं है, कि सूरज तेज़ रोशनी आ रही है उसका तो पादप कैसे बचेंगे उससे, ठीक है। अपन भी अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो अपने पास क्या उपाय है उसका, है ना। तो दूसरा उपाय करना है कि CO2 और ऑक्सीजन वाला उपाय करना है। तो ऑक्सीजन को रुबिस्को से दूर रखना है, उसके लिए ये कर दिया, बंडल आच्छादित कोशिकाओं में हरित लवक बिना ग्रेना वाले हैं। बिना ग्रेना वाले इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ खाना बनाने वाला मेन हलवाई यहाँ पे है, रुबिस्को। तो इसको ऑक्सीजन जहाँ नहीं निकलेगी वहाँ रुबिस्को है, जहाँ ऑक्सीजन निकलती है वहाँ पे रुबिस्को नहीं है। इसका मतलब प्रकाश अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण तो होगा मेसोफिल सेल में, जहाँ पे अपचायक बनेगा, जहाँ ऑक्सीजन निकलेगी, वो अपचायक फिर यहाँ से इधर आकर बंडल आच्छादित कोशिका में आकर और CO2 का अपचयन यहाँ होगा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के स्थल बदल दिए। प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी नहीं, कुछ प्रकाशीय अभिक्रिया के कुछ भाग का स्थल परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है स्ट्रोमा लेमिली में, वो यहाँ पे है, उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, उसमें अपचायक नहीं बनता है, ठीक है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होगा यहाँ मेसोफिल सेल में, ऑक्सीजन निकलेगी लेकिन रुबिस्को नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन और रुबिस्को दूर दूर, ठीक है। एक बड़ा उपाय ये हो गया, ऑक्सीजन को रुबिस्को से दूर ही कर दिया। ऑक्सीजन मेसोफिल सेल में निकलेगी, इधर बाहर वाले में यहाँ निकलेगी ऑक्सीजन, और रुबिस्को बैठा है इसके अंदर, इनके अंदर बैठा है रुबिस्को, तो दोनों दूर दूर। दूसरा उपाय क्या किया कि पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला कर दिया गया, 1 कार्बन बढ़ा दिया, है ना। C3 चक्र में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का, इसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा कार्बन रुबिस्को के पास जाकर ही CO2 के रूप में मुक्त होता है। तो रुबिस्को के चारों ओर हमेशा CO2 की सांद्रता उच्च बनी रहेगी, ठीक है। तो ये उपाय करके जो पादपों में C4 पादपों में प्रकाश श्वसन से बचने के लिए क्रेन्ज एनाटॉमी का प्रादुर्भाव प्रकृति द्वारा किया गया, ये उद्विकास किया गया। और C4 पादप ज़्यादातर एक बीजपत्री है। पुराने वीडियोस में किसी में मैंने आपको उल्लेख भी किया होगा, प्रकृति में सबसे एडवांस पादप एक बीजपत्री है, और ये एडवांस लक्षण ही हुआ। C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होगा, प्रकाश श्वसन नहीं होगा तो उत्पादकता ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सर्वाधिक योग्य, सर्वाधिक दक्ष पादप भी कौन हुए? C4 पादप हुए। मुख्य उदाहरण इनके एक बीजपत्री वाले हैं, जिनमें गन्ना और मक्का आपको बताया था। इसके अलावा दूब है, जौ है, ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, गेहूं चावल नहीं है। हालांकि कहते हैं ताइवान के वैज्ञानिकों ने चावल को C4 में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। गेहूं एक बीजपत्री है, फिर भी वो C3 पादपी है, ठीक है। बाजरा, जौ, ज्वार, दूब, गन्ना, मक्का ये प्रसिद्ध उदाहरण है। ये द्विबीजपत्री बहुत कम है ऐसे जो C4 है, उनमें 2 नाम बहुत प्रसिद्ध है, यूफोर्बिया और एमेरेंथस। एमेरेंथस काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, इसमें याद रखना है आपको। और ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। और कल हम लोग C4 चक्र का विस्तार से वर्णन देखेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।